तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। और इस चैप्टर में हम बारीकी से नहीं देखेंगे, बल्कि हमें क्वेश्चन क्लियर करना है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, वही हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट मार्केट। ये लेसन नंबर 1 है और इसमें हमें बताया गया है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्यों एक्सपोर्ट्स का अपने देश के लिए और अपने लिए, और या फिर अपने कंट्री के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग का और एक्सपोर्ट का क्या रूल्स है। सो एज़ पर जाते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव अपने पास है, ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में है, फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में डिफ्रेंशिएट किया गया है, मोटिवेशंस फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग दिया गया है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स, समरी, और बाकी जो क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है उसकी तो आवश्यकता नहीं, वो आप खुद देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव दिया है, द मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करें। Export marketing means exporting goods to other countries of the world. It involves lengthy procedure and formalities. In export marketing, goods are sent abroad as per the procedures framed by the exporting country as well as by the importing country. अभी एक्सपोर्टिंग आपको पता ही है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक प्रकार का मार्केटिंग होता है जिसमें गुड्स एक देश से दूसरे देश में जाता है, और इसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर होते हैं जो दोनों देश की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क दोनों देशों ने बनाई रहती है, उसको फॉलो करके ये प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग is more complicated to domestic marketing due to international restrictions, global competition, lengthy procedures and formalities. अभी हमें पता है डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है। डोमेस्टिक मार्केट अपने इंटर स्टेट जो हम सेल वगैरह परचेज़ करते हैं, या फिर अपना गुड्स शिप होता है, अपना जो ट्रक लोड अनलोड, ये सब अपने डोमेस्टिक में आते हैं। बल्कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हमें ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि है अपने पास ग्लोबल कंपटीशन है, लेंथी प्रोसीजर्स के अंदर बहुत फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। मोर एवर व्हेन अ बिजनेस क्रॉस द बॉर्डर ऑफ अ नेशन, इट बिकम्स डिफिकल्ट इन्फिनिटी मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे बॉर्डर क्रॉस या बॉर्डर के आसपास जाता है, इट बिकम्स वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। Along with this, export marketing offers ample opportunities for earning huge profits and valuable foreign exchange. आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है और इसके अंदर हमें वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज भी प्राप्त होते हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग हैज़ वाइडर economic significance as it offers various advantages to the national economy. It promotes economic, business, industrial development to earn foreign exchange and ensures optimum utilization of available resources. Every country takes various policy initiatives for promoting exports and for meaningful participation in global marketing. अभी यहाँ पर क्या गया है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ये एक बड़ा एडवांटेज का ज़रिया है नेशनल इकोनॉमी के लिए, और ये प्रमोट करता है अपनी इकोनॉमिक को, बिज़नेस को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, ताकि हम क्या करें, अर्न कर सकें फॉरेन एक्सचेंज को, और उसे हम इंश्योर करें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपने पास जो रिसोर्सेज है उसे हम बहुत ऑप्टिमम मतलब बहुत अच्छी तरह से उसकी यूटिलाइजेशन करें, उसकी इस्तेमाल करें। एवरी कंट्री टेक्स वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल मार्केटिंग. Global business is reality and every country has to participate in it for mutual benefits. आप लोगों को पता है ग्लोबल बिजनेस है वो रियलिटी होता है, और एवरी कंट्री हैज़ टू पार्टिसिपेट इन इट, हर देश को पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि उसका बेनिफिट हो सके. एवरी कंट्री हैज़ टू ओपन अप इट्स मार्केट फॉर अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो ट्राई टू एंटर इन द मार्केट्स ऑफ अदर कंट्रीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. सभी देशों को एकजुट आके ओपन मार्केट में उन्हें अपना ये करना ही, मतलब बिजनेस बढ़ाना ही है. This is a normal rule which every country has to follow under the present global marketing environment. In the absence of such participation in global marketing,
द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कम्स इन डेंजर। अगर इस तरह से अगर वो ग्लोबल मार्केटिंग में अपना प्रेजेंस यानी कि अपनी उपस्थिति या फिर अपनी जो पावर है या फिर अपना जो अस्तित्व है दिखाएगी नहीं, तो उसकी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का है, वो डेंजर में पड़ जाता है। नाउ definitions of export marketing. What is the definition? According to B.S. Rathod, export marketing includes the management of marketing activities for products which cross the national boundaries of a country. ये दो नाम, ये एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, सॉरी, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू B.S. राठौड़ एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या है। Export marketing includes the management of marketing activity for product which cross the national boundaries of a country, और या फिर वाइस वर्सा भी दे सकते हैं। Export marketing means marketing of goods and services beyond the national boundaries. Features of export marketing. The main important features of export marketing are as follows. सबसे पहला तो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। सबसे पहला है सिस्टमेटिक प्रोसेस, लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग। पहला क्या फीचर्स है भाई? सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस, हाँ, अभी सिस्टमेटिक प्रोसेस में क्या है भाई? Systematic process, export marketing is a systematic process of developing and distributing goods and services in a overseas market. ओके, हमें पता है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें डेवलपिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है गुड्स और सर्विस की ओवरसीज मार्केट में। द एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर्स नीड्स टू अंडरटेक वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सच एज मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट हो गया अपना। थर्ड पॉइंट है टू अंडरटेक द वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ द एक्सपोर्ट मैनेजर शुड कलेक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। देन उसके बाद करेगा वो एनालाइज इट प्रॉपरली, उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद एंड देन टेक सिस्टमेटिक एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिसीजन। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके। जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर जो होता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर जो होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अंडरटेक करेगा द वेरियस मार्केट एक्टिविटी। फिर वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर शुड कलेक्ट करेगा द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स, फिर वो एनालाइज करेगा प्रॉपरली एंड देन सिस्टमेटिक डिसीजन लेगा वो। नेक्स्ट सेकेंड है लार्ज स्केल ऑपरेशन। अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग है ही लार्ज स्केल ऑपरेशन, वो आउटसाइड बाउंड्री जाने वाला है। नॉर्मली एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज अंडरटेकन ऑन लार्ज स्केल। एम्फेसिस इज प्लेस्ड on large orders in order to obtain economy in a large sole production and distribution of goods. Okay, the economies of large scale help the exporter to quote competitive prices in the overseas market. Exporting goods in small quantity is closely due to heavy transport cost and other formality. अभी important part है इसके। सेकेंड जो हमने अपना पॉइंट है वो है लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल, हाँ, हमें पता ही है नॉर्मली एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज़ अंडरटेकन। ये जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग को तो लार्ज स्केल में लिया जाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सपोर्टिंग गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी इज़ कॉस्टली ड्यू टू हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी जो एक्सपोर्ट होगा स्मॉल क्वांटिटी में एब्सोल्युटली वो कॉस्टली होगा, क्योंकि हम बहुत उसका जो हैवी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसका फॉर्मेलिटीज़ की वजह से, तो इस वजह से भी स्मॉल क्वांटिटी नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको करना है तो बल्क में ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अभी डोमिनेंस क्या होता है देखते हैं। डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन।
एक्सपोर्ट मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम यूएसए। ये तो पता ही आपको कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो होता है वो डोमिनेटेड किया गया है बाय एमएनसीज से। जितने भी एमएनसीज हैं कहाँ से होते हैं, वो यूएसए से होते हैं, यूरोप एंड जापान से। दे आर इन अ पोजिशन टू डेवलप वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स थ्रू देयर नेटवर्क एंड कंडक्ट business operations efficiently and economically. They produce quality goods at low cost and also on massive scale. भले ही चाइना जो है वो लार्ज स्केल इसमें करती है, बट दे आर इन अ पोजिशन जो यूएस है, यूरोप है और जापान है, वो अपनी प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में अवेलेबल करके और वो मास स्केल में बनाती है ना। फोर्थ पॉइंट है कस्टमर फोकस। हाँ, भले ही वो आउटसाइड जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, बट उसमें कस्टमर का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोकस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज़ ऑन द कस्टमर। द एक्सपोर्टर नीड्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड अकॉर्डिंगली डिज़ाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट्स टू जनरेट एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट जो है वो पूरा फोकस्ड है कस्टमर फोकस के ऊपर। हाँ, कहाँ तक बताया हमने? हाँ, the focus on customer will not only bring in a higher scale in the overseas market, but it also prove and enhance goodwill of the firm। भाई उतना ही नहीं करेगा कि वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देगा, बल्कि वो कंपनी के लिए गुडविल भी बढ़ा के देगा। फिफ्थ पॉइंट है अपना ट्रेड बैरियर्स। Export marketing is not free like internal marketing. There are various trade barriers because of the productive policies of the different countries. Tariff and non-tariff barriers are used by countries for restricting import. The export marketing manager must have a good knowledge of trade barriers imposed by importing countries. अभी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आर यूज्ड बाय कंट्री फॉर रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट। भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो होता है, मतलब एक प्रकार का टैक्स होता है जो बैरियर्स आर यूज बाय कंट्री फॉर रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट कम करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने ऊपर टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगाए रखे हैं, जिससे उनका इंपोर्ट कम हो। और सब देश अब चाहते हैं कि वो इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो यही, और लास्ट में लिखा है द एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ट्रेड बैरियर्स। और जो भी हमारा मैनेजर होगा, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर जो होगा, उसको एक अच्छा नॉलेज हो ऑफ ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्री। जो भी इंपोर्ट करने वाला देश है, उसने जो भी ट्रेड बैरियर्स लगाया है उसके बारे में उसे फुल नॉलेज हो। ये एक्सपोर्ट मैनेजर की ड्यूटी वो है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग BLOCS, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ओके, नाउ एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय ट्रेडिंग ब्लॉक। अभी ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता है वो ट्रेडिंग ब्लॉक से भी अफेक्ट किया गया है। सर्टेन नेशंस फॉर्म ट्रेडिंग ब्लॉक्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया हुआ है, वो उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। The non-members face problems in trading with the member of a trading block due to common internal barriers। उसी वजह से जो उस देश के साथ मेंबरशिप में नहीं है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ट्रेडिंग ब्लॉक के वजह से। इंडियन एक्सपोर्टर्स Indian exporters should have a good knowledge of important trading blocks such as NAFTA, यूरोपियन यूनियन एंड ASEAN। अभी ट्रेडिंग ब्लॉक्स में अपने पास हमको समझ में आ गया है कि ये एक प्रकार का ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया गया है और ये नॉन मेंबर्स देशों को तकलीफ़ देता है। जब भी वो कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक जो बनाया गया है उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अभी इंडियन एक्सपोर्टर जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। 3 प्रकार के यहाँ दिए गए ट्रेडिंग ब्लॉक। एक थे नाफ्टा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो भाई। पहला है नाफ्टा, चाहे तो इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। नाफ्टा है, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन और तीसरा है आपका एशियन, ASEAN। ये सब ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं
नेक्स्ट है अपने पास 7th पॉइंट, फेस्ड कंपटीशन। क्या है भाई? ट्रेडिंग 3 वाला, 3 फेस कंपटीशन, 3 फेस्ड कंपटीशन। नाउ इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, सॉरी क्या, हाँ, in export markets, exporters have to face 3-phased competition. That is, competition from the 3 angles: from the other supplier of the exporter country, from the local producer of the importing country, and from the exporters of competing nations. इस प्रकार के प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर को हो सकते हैं। कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? दैट इज़ कॉम्पिटिशन फ्रॉम 3 एंगल से होंगे। ठीक है, पहला है फ्रॉम अदर सप्लायर ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री, याद रखिए, फ्रॉम द अदर सप्लायर ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री, फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री, एंड फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ कंपीटिंग नेशंस। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई 3 फेस कंपटीशन क्या है और इसके कौन से 3 पॉइंट है, उसमें से एक रॉन्ग, एक राइट, एक रॉन्ग, एक राइट, ऐसे करके आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको करेक्ट लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज सब्जेक्ट टू वेरियस डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़। ये जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है वही एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी से बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स रिक्वायर वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट देम टू वेरियस अथॉरिटीज़ सच एज कस्टम्स, पोर्ट ट्रस्ट एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड शिपिंग बिल हो सकता है, कॉन्सुलर इनवॉइस हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में सबकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो वी हैव टू गो थ्रू। ठीक है, 9वां पॉइंट है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। 9वां पॉइंट है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। इसमें क्या दिया गया? एक्सपोर्ट ट्रेड इज सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज regulations imposed by different countries. These regulations relate to payments and collection of export proceeds. Such restrictions affect free movement of goods among the countries of the world. भाई ये क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड इज सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके ऊपर निर्भर है एक्सपोर्ट ट्रेड, और ये इम्पोज अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके से किया गया है। दिस रेगुलेशंस रिलेट टू पेमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। और ये रेगुलेशंस किसके रिलेट बनाया गया है? पेमेंट्स के लिए और कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए। सच रेस्ट्रिक्शंस अफेक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये रेस्ट्रिक्शन अफेक्ट करता है फ्री मूवमेंट, मतलब जो गुड्स का यहाँ वहाँ जाना, उसका पसरना, इसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के ऊपर। ना अपने पास 10वां पॉइंट है अभी मार्केटिंग मिक्स। ये क्या है मार्केटिंग? देख लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिक्वायर्स द राइट मार्केटिंग मिक्स फॉर द टारगेट मार्केट्स। अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिक्वायर्स द राइट मार्केटिंग मतलब क्या? एक टारगेट मार्केट बना के रखते हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं माल जाए। दैट इज़ एक्सपोर्टिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट प्लेस विद द राइट प्रमोशन। जितनी प्रमोशन की आवश्यकता है उतनी प्रमोशन, और कहाँ कितना प्राइस चाहिए उस हिसाब से बराबर एक्सपोर्ट मार्केटिंग अपना काम करना चाहिए। द एक्सपोर्टर कैन अडॉप्ट डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस फॉर डिफरेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स सो एज टू मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स एंड अर्न हायर रिटर्न्स। हाँ, सबका ये मुद्दा तो है ही भाई, अपन को हाई रिटर्न्स कमाना है, तो ये एक्सपोर्टर जो होता है वो अडॉप्ट करता है डिफरेंट मार्केटिंग मिक्सेस फॉर डिफरेंट एक्सपोर्ट मार्केट। भी हर देश का अलग अलग रेट हो सकता है, अलग अलग टैक्सेस हो सकते हैं, उस हिसाब से उसे मैनेज करना पड़ता है। 11th पॉइंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल मार्केट रिसर्च
हाँ, export marketing requires the supply support of marketing research in the form of market survey, product research and development, as it is highly competitive. Various challenges, identification of needs and wants of foreign buyer in export marketing can be dealt with through डायरेक्शनल मार्केटिंग रिसर्च. ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन तभी भी आप देख लेंगे इसका. तो ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट करती है, जो भी प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सर्वे, प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, एज इट इज़ वेरी हाईली कम्पिटिटिव, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट में से जाना है. 12th पॉइंट है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. स्प्रेडिंग ऑफ risk. Export marketing helps to spread risk of business. एक्सपोर्ट मार्केटिंग बिजनेस का जो रिस्क है उसको स्प्रेड करने की कोशिश में हेल्प करता है. नॉर्मली एक्सपोर्ट फर्म्स सेल इन अ नंबर ऑफ ओवरसीज मार्केट. बहुत सारे मार्केट में एक्सपोर्ट फर्म सेल करता है अपना प्रोडक्ट. इफ दे आर अफेक्टेड बाय रिस्क इन वन मार्केट, दे मे बी एबल टू स्प्रेड बिजनेस ड्यू टू गुड रिटर्न फ्रॉम अदर मार्केट. जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर एक जगह से अगर लॉस होता है तो अपने पास बहुत सारे अलग अलग बास्केट पड़े हुए हैं जहाँ से हमें हायर अच्छा रिटर्न मिल सकता है. 13 पॉइंट रेपुटेशन. Export marketing brings name and goodwill to the export firm, बरोबर. Also the country of its origin gets reputation. The reputation enables the export firm to command good sales in the domestic market as well as the export market. रेपुटेशन बढ़ जाता है. अभी अपने पास है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट. अभी क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड. एक्सपोर्ट जो है वो सभी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो डेवलप हो और अंडर डेवलप हो. द नीड, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कंट्री एंड एट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, नीड, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग एट द नेशनल लेवल. फर्स्ट इज़ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. ये तो इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अपना रेट जो है, अपना देश का जो करेंसी का जो रेट है वो बहुत हाई कर देगा. एक्सपोर्ट ब्रिंग्स वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज टू द एक्सपोर्ट कंट्री विच इज़ मेनली रिक्वायर्ड टू पे फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बरोबर. सेकेंड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है, स्पेयर्स हैं एंड कंपोनेंट्स एज वेल एज इम्पोर्टिंग एडवांस टेक्निकल नॉलेज. सेकेंड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप. हाँ, एक और मुद्दा है जो हमें मदद करता है दूसरे देशों के साथ रिलेशन ये करने के लिए. International relations. Sorry, spelling mistake हो रहा है. Okay. Almost all the countries of the world want to prosper in a peaceful environment. One way to maintain political and cultural ties with other countries through international trade. International trade के थ्रू हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं. थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट. Large-scale exports solve balance of payments problem and enable countries to have favorable balance of payment position.
द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी रिमूव थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स। अभी ये क्या है, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? लार्ज स्केल एक्सपोर्ट सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ज़्यादा जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा तो जो पेमेंट, जो बैलेंस पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है एंड एनेबल कंट्री को एनेबल करता है कि टू हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, एक पर्टिकुलर फेवरेबल बैलेंस कंडीशन में लाके छोड़ देता है जहाँ पर उसे डेफिसिट नहीं होना पड़ता, उन्हें कमतरता की भास नहीं होती। द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी रिमूव टू लार्ज स्केल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना उसका बैलेंस पेमेंट रहेगा ताकि उसे भविष्य में कभी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट, रिपुटेशन इन द वर्ल्ड। ये भाई रिपुटेशन मिलता है एक्सपोर्ट करने से, रेपुटेशन द वही एक्सपोर्ट अपना रेपुटेशन बढ़ जाता है, रेपो बढ़ जाता है। अ कंट्री विच इज़ फॉरमोस्ट इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, गुडविल एंड रेपुटेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जापान कमांड्स इंटरनेशनल रेपुटेशन ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। ना फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। भले बराबर है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट रेट कॉल्स फॉर मोर प्रोडक्शन, बराबर, मोर प्रोडक्शन ओपन द डोर फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट्स। अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर बट ऑल्सो अलाइड इन सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्टर। जितना ज़्यादा वो ट्रेड करने लगेंगे उतना ज़्यादा सेलिंग भी होगा, उतना ज़्यादा उसका बैंकिंग पैसे आएंगे तो बैंकिंग लगेंगे, इंश्योरेंस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपन अपनी प्रमोटिंग कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, exports are needed for promoting economic and industrial development. The business grows rapidly if it has access to international markets. Large sold export bring a rapid economic development of nation. बराबर, ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, द बिजनेस ग्रो रैपिडली इफ़ इट हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। बराबर, द लार्ज सोल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स ब्रिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इतना इंपॉर्टेंट बात कुछ नहीं इसके अंदर। सातवां पॉइंट रख लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बराबर, there can be use of optimum resources. For example, the supply of oil and petroleum products in Gulf countries is in excess of home demand, so the excess production is exported, thereby making optimum use of available resource. जितने ज़रूरत है उतना ही वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्प्रेड इफेक्ट। आठवां पॉइंट है स्प्रेड इफेक्ट। Because of the export industry, other sectors also demand such as banking, transport, industry, etc. And at the same time, number of ancillary industrial comes into existence to support the export sector. भले ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है लेकिन उसके साथ अदर इंडस्ट्री भी बढ़ जाती है, जैसे कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है। एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री कम टू एक्सिस्टेंस टू सपोर्ट द, और इसके साथ और छोटी छोटी इंडस्ट्री जो उसका सपोर्टिंग में है वो भी आ जाते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट कर सके। 9th पॉइंट है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो इतना अपना हुआ है पेज नंबर 5 तक, और 6 से हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून और मेरे चैनल से बने रहिए ताकि हम ऐसे आने वाले ये वीडियो को एंजॉय के साथ पढ़ें। थैंक यू सो मच।